साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है और क्योंकि आज पटना में विपक्ष के जो कई मुख्य दल हैं, कई मुख्य दल कहूँगा, सारे नहीं, उन्होंने हिस्सा लिया और फैसला किया कि हम बीजेपी के खिलाफ अगले इलेक्शन में 2024 में इकट्ठे लड़ेंगे। साथियों ये एक बहुत बड़ी घटना है, ऐतिहासिक घटना हो सकती है और इसके सभी पक्षों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन। साथियों निवेदन ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। ये अपील मैं आप लोगों से बार बार करता हूँ। साथियों व्यूज़ तो आते हैं चैनल पर, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आती है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन की बेल नहीं दबाएंगे तो बहुत सारे वीडियो मिस कर जाएंगे। और आप एक बार जाकर मेरे चैनल पर देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर एक जानकारी मिलेगी। साथियों पटना में जो मीटिंग हुई, ये एक ऐतिहासिक मीटिंग साबित हो सकती है अगर प्रोवाइडेड ये मीटिंग में आज जैसे 14 पार्टियों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। लेकिन इस मीटिंग में ही क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं उसका भी मुजाहरा हो गया। पहले उसकी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। केजरीवाल ने अपनी बात जो कही थी उसको फिर दोहराया कि राज्यसभा के अंदर कांग्रेस जो है, जो दिल्ली सरकार को लेकर एक अध्यादेश है जिसे केजरीवाल अपनी सरकार के विरोधी अध्यादेश मानते हैं, उस पर कांग्रेस ने कोई राय नहीं ली है और कोई राय लेने को तैयार नहीं है। दरअसल एक तरह से कांग्रेस तो कह ही चुकी है पहले कि हम इसका साथ नहीं देंगे, और केजरीवाल चाहते थे कि इस मीटिंग के माध्यम से एक दबाव कांग्रेस पर बनाया जाए, लेकिन वो दबाव शायद कांग्रेस पर नहीं बना पाए। कांग्रेस ने उसे झटक दिया और इसकी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें केजरीवाल शामिल नहीं हुए। तो इस भावना को, एकजुटता में कितने रोड़े हैं, वो केजरीवाल ने आज साफ कर दिया। फिर भी 14 दलों में से 13 दल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा, अपनी अपनी बात कही, कहा कि 3-4 मुद्दे तय हुए हैं। पहला मुद्दा, हम एकजुट हैं। दूसरा मुद्दा, हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तीसरा मुद्दा कि राज्यों में अगर कोई ऐसे अध्यादेश आएंगे तो उनका मुकाबला करेंगे। कुछ ने ये कहा, कुछ ने इस बात को नहीं कहा। और चौथा मुद्दा कि हम बीजेपी को 2024 में हराएंगे। साथियों एक बात तो तय है कि अगर ये सारे दल एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो 2024 में खिचड़ी पकना तय है। कैसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी इनके इकट्ठा होने से कमज़ोर हो जाएगी। बीजेपी कमज़ोर नहीं होने वाली। लेकिन ये बात भी सही है कि करीब 150 सीटें ऐसी हैं जो विपक्ष के एकजुट हो जाने से प्रभावित हो सकती हैं। इसका विश्लेषण मैं आपको दूंगा। आज इस बात का जो बड़ा महत्व है उस पर चर्चा करेंगे। अगर ये सब दल इकट्ठे हो जाते हैं तो कौन कौन से राज्यों में प्रभाव पड़ता है, आज इस पर बात कर लेते हैं। जिन राज्यों में इन लोगों के इकट्ठा होने से प्रभाव पड़ेगा, साथियों वो राज्य हैं, सबसे बड़ा राज्य तो है बिहार। बिहार में जैसे 48, बिहार और झारखंड दोनों में प्रभाव पड़ेगा। बिहार और झारखंड में मिलाकर हैं 54 सीटें। अगर बीजेपी को वहाँ 1-to-1 फाइट मिलती है तो काफ़ी सारी सीटें इधर से उधर हो सकती हैं। झारखंड में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन विधानसभा में जब सब पार्टियां इकट्ठी हो गई तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसी तरह से बिहार में बीजेपी ने कुछ सीटें जीती। तो बिहार में अगर सब दल ये एक हो जाते हैं तो उन सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो बिहार की 54 सीटों पर मानिए प्रभाव डाला जा सकता है। उसी तरह से वेस्ट बंगाल की 42 सीटें हैं जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, करीब 20 के करीब उनकी सीटें आई थी, वो भी प्रभावित की जा सकती हैं अगर ममता बनर्जी, कांग्रेस, सीपीएम ये दल इकट्ठे आ जाएं तो।
अब ये सब कह तो रहे हैं हम एकजुट हैं, लेकिन सीपीएम के साथ एकजुट कैसे होगी ममता बनर्जी? तो इन सब के उन्होंने कहा कि हम सोल्यूशन निकालेंगे और एक अगली मीटिंग हम शिमला में रखेंगे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी बुलाएंगे, और वहाँ पर ये निटी ग्रिटी स्टेट टू स्टेट जो है उस पर काम होगा। यानी काम तो अभी से शुरू हो जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक तरह से कन्वेनर की भूमिका में ही नज़र आ रहे थे। उन्होंने ही मीटिंग बुलाई, सब दलों ने उनको धन्यवाद भी दिया, और मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी जो एक मेन पर्सन की भूमिका जो निभा रहे थे वो नीतीश कुमार ही निभा रहे थे, एक तरह से एक कन्वेनर का काम कर रहे थे। तो दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहाँ प्रभावित हो सकता है चुनाव। बीजेपी की ये जो लगभग 20 के करीब सीटें आई उनको कम किया जा सकता है। वैसे भी थोड़ा सा बीजेपी का जो वहाँ पर वर्कर है वो डिमोरलाइज्ड है। तीसरा कौन सा स्टेट हो सकता है? झारखंड, बिहार 2, वेस्ट बंगाल 3, और चौथा स्टेट जो हो सकता है वो हो सकता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी की जो स्थिति है उसके अंदर बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र में, और पिछली बार महाराष्ट्र और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे, और दोनों का जो चुनावी जो लोकसभा में जीत का आंकड़ा था वो बहुत बड़ा था। 48 में से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो हैं वो इन लोगों ने जीती थी, 40 से ऊपर। लेकिन अब उसमें से शिवसेना जो है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, वो अलग हो गई है, और शिवसेना के जाने से काफ़ी वोट नीचे आ जाता है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी अभी भी है वहाँ, लेकिन अगर एक तरफ जो अभी का कॉम्बिनेशन है शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे खड़े रहते हैं, तो उनका वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी और शिवसेना के टूटे हुए जो अंग है, जो टूटा हुआ पार्ट है एक नाथ शिंदे का, उन दोनों में उससे ऊपर रहता है। अगर एक नाथ शिंदे और बीजेपी इकट्ठे लड़ते हैं और ये तीनों इकट्ठे लड़ते हैं, तो आज की तारीख में जो है अपोजिशन का पलड़ा भारी है। वहाँ कितनी सीटें हैं? 48। तो अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र में एक और खेल चल रहा है कि किसी तरह से शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को बीजेपी कैंप में ले आया जाए, और अजीत पवार इसके इंडिकेशन भी दे रहे हैं। अजीत पवार जो हैं वो पिछले दिनों कह चुके हैं कि मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनका जलवा अभी भी कायम है। और हाल फिलहाल में भी उन्होंने ये बात, इस तरह के स्टेटमेंट दिए, इशारे किए। ये भी कहा कि मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनना है महाराष्ट्र की विधानसभा में, मुझे तो एनसीपी के अंदर पोस्ट चाहिए। अब एनसीपी के अंदर उनको क्या पोस्ट चाहिए, इसमें भी खेल है। एनसीपी के अंदर शरद पवार ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है अपनी बेटी को, और साथ में अपने एक साथी को। अब वहाँ 2 वर्किंग जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब तीसरे को कैसे बनाया जाएगा? अजीत पवार इससे छोटा पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अजीत पवार एक बहाना ढूंढ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से एनसीपी से बाहर आने का और फिर बीजेपी में शामिल होने का। तो एक तरफ 3 गुट होंगे, मतलब दोनों तरफ 3-3 पार्टियों के अपने अपने गुट होंगे। एक तरफ कांग्रेस होगी, एक तरफ बीजेपी होगी। एक तरफ शरद पवार का एनसीपी गुट होगा, एक तरफ अजीत पवार का एनसीपी गुट होगा। एक तरफ उद्धव ठाकरे का शिवसेना होगी, एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी। तो वहाँ भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट हैं, तो उन्हें भी प्रभावित करने की कोशिश इस तरह से चल रही है। तो ये 4 राज्य हो गए जिनका अभी समीकरण जो है वो बहुत क्लियर नहीं है। बाकी जब सब जगह स्थितियाँ मोटे तौर पर साफ हैं, कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन ये 4 राज्य अपने आप में जो है वो लगभग आप लगाइए कि 150 के करीब सीटें हो जाती हैं। 54 सीटें बिहार की, 48 सीटें महाराष्ट्र की, 42 सीटें वेस्ट बंगाल की, तो ये 150 सीटें हैं। अब इनमें बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? बीजेपी के पास लगभग 60 से 70 के बीच में इनके पास सीटें हैं। पूरा अभी एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, फिर किसी चर्चा में आपको बताऊँगा। 60 से 70 के बीच करीब सीटें हैं इनके पास। तो क्या इन 60-70 सीटों को बीजेपी की कम किया जा सकता है अगर ये सब लोग इकट्ठे लड़ते हैं? मूल लड़ाई यही है, इसके बाद कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि और किसी भी जगह पर इकट्ठा होने का कोई खेल ही नहीं है।
सिर्फ पंजाब और दिल्ली को छोड़कर, और वहाँ अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी इकट्ठी नहीं होगी। अगर होगी तो आप लगा लीजिए 7 सीटें और ऐड कर लीजिए, लगभग 150 ही रहेंगी, 150, 52, 54 सीटें, क्योंकि तब दिल्ली में जहाँ बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं वहाँ के चुनावों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका, अगर कांग्रेस और केजरीवाल साथ साथ आते हैं तो। पंजाब में कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के पास सीटें ही नहीं है। पंजाब में तो अगर बीजेपी को जीती है तो वो गेन ही है। बाकी सब जो लड़ाई है वहाँ अपोजिशन यूनिटी का कुछ नहीं होना है। क्यों कह रहा हूँ? जम्मू कश्मीर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिमाचल कोई अपोजिशन है ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी स्ट्रेट फाइट, हरियाणा बीजेपी कांग्रेस स्ट्रेट फाइट, उत्तराखंड बीजेपी कांग्रेस स्ट्रेट फाइट, यूपी स्ट्रेट फाइट बीजेपी और अखिलेश यादव में, समाजवादी पार्टी में, मध्य प्रदेश बीजेपी कांग्रेस, राजस्थान बीजेपी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस, गुजरात बीजेपी कांग्रेस। तो ये तो स्ट्रेट फाइट है, और इन स्ट्रेट फाइट में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को बड़ी भारी शिकस्त दे चुकी है। और अगर चाहे कांग्रेस स्टेट के चुनाव जीत भी ले, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, जो इस बार फिर चुनाव होने हैं लोकसभा से पहले, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, तो भी लोकसभा में लोगों का जो झुकाव है वो मोदी की तरफ रहता है, बीजेपी की तरफ रहता है। तो वहाँ, और वैसे भी अपोजिशन यूनिटी का वहाँ कोई मायना ही नहीं है। खड़ा किया भी जाता था तो लोकसभा की 15-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-4 हज़ार वोट पड़ते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ एसपी अपना कोई कैंडिडेट लगा दे या कोई और अपना कैंडिडेट लगा दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तेलंगाना में कोई स्ट्रीट फाइट हो सकती है, तेलंगाना के जो हैं केसीआर वो आए ही नहीं, वो कांग्रेस के साथ जाएंगे भी नहीं, वहाँ लड़ाई केसीआर और कांग्रेस में है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में लड़ाई जो है वो टीडीपी और जगन रेड्डी में है, वहाँ कांग्रेस का कोई खेल नहीं है। अपोजिशन यूनिटी हमेशा से ही तमिलनाडु में रही ही है। कांग्रेस के पक्ष वाली जो यूनिटी थी वो पिछली बार भी थी, और वो खूब संख्या में चुनाव सीटें जीत कर भी आए थे। तो साथियों, केरल की बात, केरल में तो जितनी भी सीटें आएंगी वो कांग्रेस और लेफ़्ट पार्टीज़ में ही बट जाएंगी, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस की सीधी लड़ाई है, और एक छोटी पार्टी जो है जेडीएस वो बीजेपी की तरफ जाती लग रही है, इस मीटिंग में आई भी नहीं। तो खिचड़ी मचना तय है, क्योंकि 60 सीटों पर फर्क पड़ेगा इन 4 राज्यों में, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, उसमें से 60 में से मान लीजिए हम 30 सीटें बीजेपी की कम कर देते हैं, तो बीजेपी कहाँ पहुँच जाएगी? 273 पर। अभी उसकी 303 सीटें हैं, फिर भी तो मेजॉरिटी के आसपास ही है। अपोजिशन की कोशिश है कि उसको 250 तक लाया जाए, 250 तक लाते ही खिचड़ी मचेगी। हालांकि सरकार फिर भी बीजेपी की बनेगी, लेकिन तब प्योर बीजेपी की नहीं होगी, एनडीए की होगी। कौन साथ देंगे? बहुत लोग हैं। नवीन पटनायक तो ऑलरेडी एक तरह से इशारा कर चुके हैं। जो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं वहाँ के लोग भी इशारा कर चुके हैं, वहाँ भी जगन रेड्डी बीजेपी के साथ आएंगे, कांग्रेस के साथ तो मुश्किल है उनका। टीडीपी जीती तो वो भी आएगी। और इस बार किसी राज्य में अगर समीकरण बदल सकता है चुनावी, तो लगता है तमिलनाडु में कुछ समीकरण भी बदल सकता है, तो वहाँ पर भी बीजेपी को कुछ सीटें मिल सकती हैं अगर बीजेपी या डीएम के साथ आ जाए तो साथियों, अपोजिशन की यूनिटी होने से, एकजुटता अभी दिखाने से एक बात तो तय है कि 2024 में जो क्लियर लीड थी मोदी जी को, वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब नए सिरे से एनालिसिस करना पड़ेगा हर चीज़ का, और एनालिसिस के राज्य यही 4 ही होंगे: बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह क्लैरिटी है। और अभी खबरें ये भी देखने में आ रही हैं कि आपने कहा है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस होगी उसमें हम नहीं जाएंगे, तो मतलब आप एक तरह से बाहर हैं। और अगर आप बाहर हैं, आम आदमी पार्टी बाहर है, तो समझिए कि फिर दिल्ली में भी बीजेपी का अपर हैंड रहेगा, और पंजाब में भी 2-3 सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि इस बार पंजाब में
बीजेपी ने कुछ खेल किया है, अमरिंदर सिंह आया है, उनका बेटा आया है, और कांग्रेस के कुछ नेता आए हैं जो हाई फाई हैं। जाखड़ का बेटा बलराम जाखड़ जी के बेटे सुनील जाखड़ आए हैं, अगर मैं उनका नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो। और बीजेपी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी इस बार करने वाली हैं। अकालियों से समझौते की बात भी चल रही है, कुछ वोट अकालियों का है, बीजेपी का कुछ वोट है ही शहरों में। तो पूरा जो खाका है वो एक तरह से दोबारा खींचेगा हर स्टेट पर, हर स्टेट को देखा जाएगा क्या स्थिति है। और अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में वही रहता है जो पिछली बार था, जो पिछली 2 बार रहा है, कि जहां उसकी कांग्रेस से सीधी फाइट है वहां कांग्रेस ध्वस्त, तो उसको सरकार बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस मीटिंग ने चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना ही दिया है। सारी चीज़ों का फिर से आकलन करना ही पड़ेगा, और इसमें बीजेपी को बहुत सारे प्रयास अब चुनाव जीतने के लिए करने पड़ेंगे। सीधे सीधे बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, बीजेपी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, बहुत समय हो गया है, मैं आपको अगले एफर्ट में बताता हूँ कि बीजेपी की एक्स्ट्रा एफर्ट 2024 में क्या होगी। नमस्कार, उम्मीद करता हूँ साथियों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल दबाएं। धन्यवाद।